आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये वन शॉर्ट वीडियो होगा। हम लोग जितने इसमें कंटेंट हैं आई विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल द कंटेंट्स इन दिस वीडियो ओनली। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज पर द नेम ऑफ द चैप्टर थोड़ा सा मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूं कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, किसी मैटर का डुअल नेचर होता है। एक होता है उसका पार्टिकल नेचर और एक होता है उसका वेव नेचर। हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे एंड वन बाय वन कुछ टर्म्स है यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, तो वो हमने लिखा है इनिशियली, दैट आई विल डिस्कस। सबसे पहले फोटोन क्या है। फोटोन क्या होता है? फोटोन इज अ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइक जो सनलाइट आती है दैट इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ discrete packets of energy that is called photon or quanta या photon. It is the discrete packets of energy. Discrete मतलब छोटे छोटे, different packets of energy. तो फोटोन क्या है? पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी. इट इज अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन. दैट इज फोटोन. एंड एनर्जी ऑफ फोटोन, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, इसका सबसे पहले कंसेप्ट वाज गिवन बाय द मैक्स प्लैंक, व्हिच इज नोन एज द प्लैंक्स क्वांटम थियरी. मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी. तो ही वाज गिवन द एनर्जी ऑफ फोटोन एज E is equals to h nu. यहाँ पे टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए. इट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है. यहाँ पे h जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम है, प्लैंक्स कांस्टेंट. एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, या सिंपली हम इंसिडेंट फोटोन बोले या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, यस, फोटोन. तो ये टर्म हो गया, ये हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन. मैं फिर से बता दूं, जो सन से सन रेज आती हैं दे आर द अल्ट्रा वायलेट रेज. दे कंसिस्ट द अल्ट्रा वायलेट रेज एंड दे कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन. ठीक है, तो फोटोन ये हो गया. अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स है. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं फोटॉन्स के? फोटोन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. एज आई सेड के सनलाइट कम्स विद द sunlight contains ultraviolet rays and which is the discrete packets of energy. तो वही दिया है. तो फिर ये photon travel at the speed of light, of course, and the speed of light is 3 into 10 raised to 8 meter per second. It has zero rest mass. इसका rest mass क्या होता है? Zero. The photon can not exist at rest. Rest पे photon can't exist. हमने बताया सन से सन रेज आती है ना, discrete packets of energy, so they are always moving. They can't exist at rest. That is the meaning of that one. The kinetic mass of photon, यहाँ मैंने लिख दिया है. हमें आइंस्टाइन का, एल्बर्ट आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप पता है. आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है. आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन E is equals to mc स्क्वायर. तो यहां से काइनेटिक मास ऑफ फोटोन हम लोग क्या निकाल सकते हैं? E is equals to mc स्क्वायर है, तो m क्या होगा? m will be E by c स्क्वायर. तो E by c स्क्वायर का जो टर्म है इट इज नथिंग बट E by c स्क्वायर का टर्म जो है वो m है एंड m is the kinetic mass of photon, right? एंड फिर से अगर मैं यहाँ पे E के जगह h न्यू डाल दूं, फर्दर आई कैन राइट m will be E के जगह h न्यू. E के जगह क्या डाल दिया? h न्यू डाल दिया और नीचे c स्क्वायर है. तो वी कैन राइट इट न्यू के जगह c बाय लेमडा डाल दूं. अभी न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c बाय लेमडा. तो इंस्टेड ऑफ न्यू अगर मैं c बाय लेमडा डाल दूं, यहाँ h बाई सी स्क्वायर हो गया,
इंटू न्यू के जगह मैं c बाई लेमडा सब्सटीट्यूट कर दूं, क्या सब्सटीट्यूट कर दूं, c बाई लेमडा, बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ न्यू। तो एक c से कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, m इज इक्वल्स टू h बाई c इंटू लेमडा। ये हमारा क्या टर्म हो गया, दिस बिकम द मास h बाई सी लेमडा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है जैसे हम फार्मूलाज को लर्न कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या है, p इज इक्वल्स टू ई बाई सी। ये भी ऐसे ही आया है। अभी इसके लिए अगर मैं आगे लिखूं तो हमें पता है कि E इज mc स्क्वायर, और यहाँ E का टर्म है E बाई सी। आई कैन राइट इट m इंटू सी इंटू सी, सी स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, c इंटू सी। अब यहां से m इंटू सी हो गया हमारा मोमेंटम, तो हमें मिला E इज इक्वल्स टू मोमेंटम इंटू सी। तो P यहां से P जो है वो हमें क्या मिलेगा, E बाई सी, और फिर से E इज इक्वल्स टू एच न्यू डालेंगे यहाँ पे, और न्यू की जगह c बाई लेमडा, तो हमें मोमेंटम h बाई लेमडा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फार्मूलाज हो गए। अभी नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, यहाँ हम आगे फार्मूलाज हम डिराइव करेंगे, बट आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आए। द फोटोन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। फोटोन क्या करता है, फोटोन विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सिंपली फोटोन जो है वो लाइट की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो हमें पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, तो फोटोन आल्सो विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन स्पेशली, ये सारे टर्म्स प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स के आप लोगों ने समझा होगा। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दैट वी कैन डिस्कस एज यस। अच्छा, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम बात कर लें। वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम। वेवलेंथ जो है फोटोन का वो चेंज होता है इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, और हमें जो पता है रिलेशन बिटवीन v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ फ्रीक्वेंसी है तो f क्या होएगा, v बाय लेमडा। तो यहां बोला है कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल चेंज। अच्छा, वेवलेंथ अगर हम निकालना चाहे तो लेमडा विल बी f अपॉन v, लेमडा सॉरी v अपॉन f, उल्टा हो गया, v बाई f। तो अगर वेलोसिटी ऑफ द मीडियम चेंज होता है तो डेफिनेटली लेमडा आल्सो विल चेंज। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड डिफरेंट। ओके, नाउ फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स जो है वो ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो न्यूट्रल नेचर है उनका। एंड फोटॉन्स में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन। अंडर गिवन कंडीशन फोटॉन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन। लाइट का एक फिनोमेना है, इंटरफेरेंस पढ़ा आप लोगों ने, डिफ्रैक्शन पढ़ा है, तो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी फोटोन एग्जिबिट। ओके, नेक्स्ट इज फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। photons are not going to be deviated by the magnetic and electric field because यहाँ पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से वो अफेक्टेड नहीं होंगे। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द फिनोमेना
of emission of electrons from mainly metal surfaces, that phenomena is called exposed to light energy of suitable frequency is known as the photoelectric effect. I hope आप लोग को definition समझ में आया. The phenomena of emission of electrons from mainly metal surfaces when they are exposed to light energy of suitable frequency is known as the photoelectric effect. अच्छा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सोलार पैनल के बारे में समझना पड़ेगा कि सोलार पैनल मेटल का बना होता है या मेटलॉइड का बना होता है, और उसके ऊपर एक सर्टेन वेवलेंथ का लाइट जब भी इंसिडेंट होता है, देन फोटॉन्स आर गोइंग टू बी एमिटेड फ्रॉम देयर, सॉरी, फोटॉन्स आर गोइंग टू बी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और यही इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अच्छा ठीक है, मैं इस पेज पे वापस आऊंगा, थोड़ा सा मैं और एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, या ये ठीक है बताने के बाद वापस मैं इस पेज पे आ जाऊंगा. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सर्टेन frequency का light is going to be incident on the metal surface, that phenomenon is called photoelectric effect. नाम से क्लियर है, फोटो मतलब लाइट, इफेक्टिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होगी, व्हेन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. और वापस से ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है वो उसको जरा अच्छे से समझिए आप. फोटो मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो एमिट होता है, फोटोन इंसिडेंट हुआ, लाइट हमने बताया फोटोन का डेफिनेशन, इट इज द डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. तो जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट के फॉर्म में, अल्ट्रावायलेट लाइट के फॉर्म में डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द फोटोन इंसिडेंट होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और इस फिनोमिनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. तो ये टर्म वही है, द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेनली मेटल सरफेसेस exposed to light energy of suitable frequency is known as the photoelectric effect. That is the photoelectric effect. And electrons emitted by this effect are called the photoelectrons. जो इलेक्ट्रॉन इसमें emit होते हैं उनको क्या बोलते हैं, photoelectron. And the current constituted by the photoelectrons, photoelectron, अब इलेक्ट्रॉन emit हुए तो इलेक्ट्रॉन will start to move, एंड इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम चार्ज बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो करंट भी फ्लो होगा, और उस करंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द फोटो करंट. दैट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट. फाइन, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. अब हम इसके डिटेल इसका डिटेल्ड वे हम लोग स्टडी करेंगे. तो अब मैं एक और टर्म आप लोग को पहले बता देता हूं. यस, वी कैन सी दिस डायग्राम, और इस डायग्राम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये जो तीनों टर्म अभी हमने पढ़ा, दैट वी कैन अंडरस्टूड इट बेटर वे. तो एज यू कैन सी कि यहाँ डायग्राम में हमने एक मेटल प्लेट लिया है, दिस इज एनी मेटल प्लेट, और इस मेटल प्लेट के ऊपर क्या इंसिडेंट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. यूवी लिखा, अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट का ये क्या एमिट हो रहा है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है. यूवी रेज का फोटोन, इट इज द इंसिडेंट फोटोन, इट इज द फोटोन, राइट. आई कैन टेक इट, सॉरी, वी कैन टेक एज फोटोन. ठीक है, ये हमारा फोटोन है, दिस इज फोटोन. अब फोटोन इंसिडेंट हो रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट का, तो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो मेटल सरफेस पे क्या है, मेटल सरफेस पे लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटोन से एनर्जी रिसीव करते हैं, एंड दे एमिट
फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन के निकलने को दिखाया, दीज आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वापस से बता दूं, फोटो मतलब लाइट, लाइट जो फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन इज द पार्ट ऑफ लाइट, तो फोटोन मतलब लाइट इंसिडेंट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक केस है। अब यहां पे रखा कि विजिबल लाइट है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो विजिबल लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो उसके वजह से नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस। सो आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि सन से जो सन रेज आती हैं दैट कंटेन्स द अल्ट्रावायलेट लाइट, और वो अल्ट्रावायलेट लाइट जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर, यूवी रेज जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी एमिटेड। एंड यहाँ पे थर्ड केस है, अगर अल्कली मेटल हुआ तो विजिबल लाइट के साथ ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। सो ये तीन केसेस है। नॉर्मल मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, मेटल्स अदर देन अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स के अलावा दूसरा कोई मेटल सरफेस है, उस पे विजिबल लाइट इंसिडेंट होता है। लाइक आई विल से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आयरन, एक आयरन, आयरन के ऊपर अगर विजिबल लाइट इंसिडेंट, आयरन इज आल्सो मेटल ना, आयरन का प्लेट है, उसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, राइट। बट अगर अल्ट्रावायलेट लाइट है, वो मेटल सरफेस के इंसिडेंट हुआ सरफेस पे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। एंड अगर अल्कली मेटल्स है, आपको पता है अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके जो मेटल्स हैं दे आर द अल्कली मेटल्स, और उनके ऊपर अगर विजिबल लाइट इंसिडेंट होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। ये कंडीशंस याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और पार्ट है इसमें, एज वी कैन सी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एज यू कैन सी ये कलेक्टर है, दिस इज कलेक्टर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट है, और ये दिस इज कैथोड आल्सो वी कैन से, और ये एनोड है। यहां से अल्ट्रावायलेट लाइट, यहाँ क्वार्ट्ज विंडो है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज द W जो लिखा है वो क्वार्ट्ज विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो क्यों? क्योंकि क्वार्ट्ज एक मटेरियल है थ्रू विच अल्ट्रावायलेट लाइट कैन पास, बट विजिबल लाइट जो है, विजिबल, अच्छा अगर हम यहाँ पे ग्लास यूज करें इंस्टेड ऑफ क्वार्ट्ज विंडो, तो ग्लास जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट को अंदर जाने से रोकता है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, क्वार्ट्ज मटेरियल यूज करना है, ठीक है। तो अब फोटोन, ये अल्ट्रावायलेट लाइट का फोटोन इज गोइंग टू बी इंसिडेंट ऑन द कैथोड, तो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी एमिटेड, और ये जो एनोड है ये कलेक्टर प्लेट का काम करता है, एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होता है, फिर ये मिली एम्पियर है। नीचे एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर है, एज यू कैन सी कम्यूटेटर यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं दिखा है। कम्यूटेटर एक डिवाइस हम लोग यूज करते हैं विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, नहीं तो अगर जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो फिर कंटिन्यू यहाँ पे चला जाएगा, तो टू अवॉइड दैट वन हम लोग क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटर विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिक आइडिया हो गया अबाउट द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये तीनों टर्म्स आई होप आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जो ऑलरेडी हम लोग बोल रहे थे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर है। हम लोग एज पर द नेम ऑफ द चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज टू बी कैलकुलेटेड, हमें निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पहले हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लेते हैं, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो
डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इट हैज कम फ्रॉम टू डिफरेंट लॉज बोल लें या टू डिफरेंट सोर्सेज। ऑलरेडी हमने पढ़ा है डुअल नेचर ऑफ मैटर। अगर मैटर के डुअल नेचर के बारे में बात करो तो पहला जो है फर्स्ट नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डुअल नेचर ऑफ मैटर, कौन कौन सा? पहला है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर के बारे में किसने बताया? आइंस्टाइन। तो अबाउट पार्टिकल नेचर एल्बर्ट आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास एनर्जी रिलेशन, ऑलरेडी वी नो according to Einstein's mass energy relation E is equals to mc square। मतलब अगर किसी मास को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से थ्रो करें तो दैट मास कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये m क्या है? m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मास किसका होता है? पार्टिकल का होता है। तो ये पार्टिकल नेचर बता रहा है कि एनी मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दूसरा, अगर हम वेव नेचर की बात करें, वेव नेचर के बारे में किसने बताया था सबसे पहले? मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। सो आई कैन से अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ही सेड कि कोई पार्टिकल जो है वो उसका वेव नेचर होता है। तो ही सेड कि एच न्यू, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसका होता है? वेव का होता है। तो एनर्जी इज वेव इन नेचर। ठीक है, ये किसने बताया? ये बताया मैक्स प्लैंक ने अपने क्वांटम थ्योरी में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ने क्या बोला? उन्होंने देखा कि दोनों अपने अपने जगह सही हैं। ये भी एनर्जी के बारे में बता रहा है कि पार्टिकल एनर्जी के फॉर्म में है और वेव जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ही सेड कि ठीक है, दोनों के LHS सेम है, तो ही इक्वेटेड द RHS। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली के हिसाब से, नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ने क्या किया? दोनों को इक्वेट कर दिया। mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू। तो mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू इज c बाय लेमडा। न्यू क्या हो गया? c बाय लेमडा। सिंस न्यू दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज c बाय लेमडा, तो c एंड c गेट कैंसल, तो हमें मिला mc इज इक्वल्स टू m इंटू c इज इक्वल्स टू h बाय लेमडा। वी गेट h बाय लेमडा। तो m इंटू c क्या होता है? अगर हम इस पॉइंट पे आ जाए, m इंटू c क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज द मोमेंटम। तो m इंटू c बिकम्स मोमेंटम विच इज p is h बाय लेमडा, p is h बाय लेमडा। और यहां से अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहें, यहां मैं लिख देता हूं, सिंस मोमेंटम p इज इक्वल्स टू m इंटू c, जो आपने m इंटू v भी पढ़ा है। v इज द वेलोसिटी, c इज द वेलोसिटी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे। तो अगर हम लोग लेमडा निकालना चाहें, इट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लेमडा इज इक्वल्स टू, लेमडा क्या हो जाएगा? h बाय p। h by p will be, it is the wavelength of de Broglie or de Broglie wavelength. Lambda is called de Broglie wavelength। तो इसको भी हम लोग एक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसकी होती है काइनेटिक एनर्जी। मैं वापस आऊंगा उस पॉइंट पे और उसको बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमने क्या बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, अब लाइक एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
जब फोटोन इंसिडेंट हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। तो आई वांट टू राइट द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो just we can see, since kinetic energy of emitted photoelectron, that I will take it as E या K, कोई भी नोटेशन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, K ले लेते हैं। तो K इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, पता है यहाँ पे v वेलोसिटी है, कीप दैट इन माइंड, v इज द वेलोसिटी। तो हम एक काम करते हैं, इसमें m का मल्टीप्लीकेशन और m का डिवीजन कर लेते हैं, m का मल्टीप्लीकेशन और m का डिवीजन। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, एज वी कैन सी, ये 2 और m इस k के साथ लेके आ जाए, दोनों डिनोमिनेटर में है ना, तो 2mk इज इक्वल्स टू m इंटू m स्क्वायर एंड v स्क्वायर। तो इसको mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट mv क्या है, हमारा मोमेंटम है, तो आई कैन राइट 2mk इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। I can write 2mk is equals to p square, ये p का वैल्यू मिल गया। Now further we can write, आगे हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p will be root of 2mk, p क्या होगा, root of 2mk, p will be root of 2mk, कलर में बैकग्राउंड का वही ले लेता हूं, p will be root of 2mk। So since p is equals to root of, therefore p will be root of 2mk, it will be 2mk, ठीक है, ये मोमेंटम मिल गया। अब हम वेवलेंथ की बात करें तो हमें पता है, सिंस लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p, अभी जस्ट इसके पहले रिलेशन निकाला था, एज यू कैन सी दिस पार्ट हमने इसमें निकाला है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p, और यहाँ p हमने निकाला है रूट ऑफ 2mk, p इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2mk। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं अभी, तो वी कैन सी कि लैम्डा इज h बाई p और p हमने अभी निकाला, सो लैम्डा विल बी h बाई p इज रूट ऑफ 2mk, ये वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट एक और कंडीशन है जो अभी फिलहाल आप याद रखिए, मैं आगे उसके बारे में डिटेल में फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन जब मैं बताऊंगा, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देन आई विल डिस्कस दीज ऑल द टर्म्स, फिर वो टर्म आएगा यहाँ पे कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, तो मैं वो फिलहाल कंडीशन लिख देता हूं कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, सिंस एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल maximum kinetic energy of photon is equals to potential energy। तो जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम हाफ mv मैक्स स्क्वायर लिखते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज ev नॉट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ev नॉट है, क्यों है, कैसे है, आई विल टेल यू, आपको पता है। सो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही हमारा k है, सो k विल बी ev नॉट। अब हम इस टर्म में लिख लेंगे। अच्छा, एक और टर्म में ये बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है ev नॉट कैसे आया, ऑलरेडी हमें पता है कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप बहुत जगह पे पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम v नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये मिल गया हमें ev नॉट। तो यही पोटेंशियल एनर्जी हमने बोला कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ओवरऑल जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सो लेमडा हमें क्या मिलेगा, इट विल बी h by रूट ऑफ 2m। k क्या है, k है हमारा ev नॉट एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है हमारा वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब सब हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स वाले टर्म्स यूज किए ना, तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहां पे सारे टर्म्स मेंशन कर दूं मैं। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, h is the Planck's constant, and the value of Planck's constant h is 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. M is mass of electron, which is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, and small e is charge on electron, which is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and V naught is the stopping potential, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो लेमडा हमें मिल गया, लेमडा हमें मिल गया। ये देखें तो ये एंटायर टर्म जो है वो हमारा कांस्टेंट है, इतना पार्ट कांस्टेंट हो गया ना, दिस पार्ट बिकम कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो आता है 12.27 into 10 raised to minus 10 मीटर। सो आई कैन से इट इज एज 12.27 upon root of V naught, right, in terms of electron volt या 10 raised to minus 10 मीटर। या इसको हम अब लिख सकते हैं lambda is equals to 12.27 upon root of V naught एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्यों, 10 raised to minus 10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। जो फार्मूला है वो ये है 12.27, या इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लेमडा वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट विल बी 12.27 अपॉन रूट ऑफ V नॉट इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये टर्म हमने एंगस्ट्रॉम के टर्म में बताया। तो आई होप आप लोगों को एंटायर पार्ट समझ में आया। तो ये जो है वो वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया, और एक्सपेरिमेंटली ये जो वैल्यू है V नॉट का, एक्सपेरिमेंटली जो V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो हमें मिलता है 54 वोल्ट। सो यू पीपल हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गया हमारा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। और अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक अनदर वे, जस्ट आई विल पुट द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फर्स्ट पार्ट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसके बाद इस पेज का भी, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ओके, सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर प्रॉपर्टीज, तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यस, फाइन। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें। अच्छा, एक और चीज, जस्ट आई वाज टेलिंग दिस वन, मैं यहीं से और ऐड करूंगा। यस, यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हमने जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिलेगा, मैं उसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बाद में उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक और सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात कर लें। ओके, photoelectric equation, probably it is here,
यस, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, आइंस्टाइन ने बोला है इसलिए ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में जानना है। ठीक है, अब मैं अगर सबसे बेसिक पार्ट के बारे में बात करूं, एकदम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो सपोज हमारे पास एक सोलार पैनल है, ये मेटल का सोलार पैनल है, दिस इज द सोलार पैनल, और इस सोलार पैनल के ऊपर हम फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं या लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, राइट? या हम नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट सोच के रखते हैं कि हमारे पास जो है एक मेटल सरफेस है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल सरफेस और लाइक सोलार पैनल, और हम देखें कि पूरा उसका कनेक्शन है प्रॉपरली, और रात को जब लाइट नहीं है तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है? बिल्कुल नहीं होता। अर्ली इन द मॉर्निंग एमिट होता है? नहीं होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग आई सेड कि जब एकदम सनलाइट थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब सनलाइट आता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है वो एक सर्टेन इंटेंसिटी का होगा तो ही, या उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी तो ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मैं बेसिक पार्ट पे आ जाऊं तो ये मेटल सरफेस है, एज आई सेड कि ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल सरफेस के जो आउटर सेल में, और यहाँ से जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन इज द बंडल ऑफ एनर्जी, फिर ये एनर्जी ट्रांसफर होगी किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिसीव करेगा, एंड एज विल रिसीव द एनर्जी, तो इस जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसका कुछ पार्ट यूटिलाइज होगा टू जस्ट एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जिसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब आप इसको और बेटर वे समझ लो कि एक हमें प्लांट को अनरूट करना है, पेड़ को उखाड़ना है, छोटे प्लांट को अनरूट करना है जमीन में से, तो हमें मिनिमम कितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी? जितने एनर्जी से वो अपने सॉइल से, रूट उसकी जो है वो सॉइल से बाउंड है। अगर हम उससे कम एनर्जी अप्लाई करेंगे तो अनरूट नहीं होगा, उतनी ही एनर्जी अप्लाई करेंगे तो जस्ट अनरूट होगा, और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी हमने अप्लाई किया तो अनरूट होगा, और हम जिस पेड़ को उखाड़ रहे हैं, जिसको अनरूट कर रहे हैं, उसको लेके हम कहीं दूर गिर जाएंगे, मतलब हमारे ऊपर काइनेटिक एनर्जी हमारी बहुत ज्यादा होगी, राइट? दिस इज द बेसिक आइडिया विद विच वी कैन कंपेयर इट। तो ये है मेटल सरफेस, इसके ऊपर जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी दो पार्ट में यूटिलाइज होगी। एक, कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी टू जस्ट एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अंडरस्टूड? वर्क फंक्शन को हम लोग फाई नॉट, एच न्यू नॉट या डब्ल्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू नॉट, फाई नॉट, एच न्यू नॉट, ये सब नोटेशंस है किसके? वर्क फंक्शन के। और जो एनर्जी फोटोन की बची, हमने क्या बोला कि एनर्जी फोटोन इंसिडेंट हो रहा है विद द सर्टेन एनर्जी, उसकी एनर्जी दो पार्ट में यूटिलाइज होगी। एक, टू जस्ट एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, that is that minimum amount of energy required to just emit the photoelectron from metal surface is called work function, and remaining energy utilize होगी to just move the electron with the kinetic energy, right? तो हमने क्या देखा कि जो अब इस डायग्राम से हमने क्या देखा कि जो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी हमारा एच न्यू है। क्या है? एच न्यू।
तो h nu is the total amount of energy, energy of photon incident on it. वो एनर्जी दो पार्ट में यूटिलाइज हो रही है, एक वर्क फंक्शन दैट इज फाई प्लस दूसरा जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर. वी मैक्स स्क्वायर हम क्यों लिखेंगे? बिकॉज ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, राइट? तो ये इक्वेशन हमारा मेनली क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. दिस इज द Einstein's photoelectric equation because it was first observed by the Albert Einstein, right? तो बेसिक आइडिया आपको यही लगाना है कि अगर किसी मेटल सरफेस, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, मैंने बताया आप कि प्लांट को अनरूट करना है, उसका कंपैरिजन आप इससे कर सकते हो कि कोई मेटल सरफेस है, इसके ऊपर जो टोटल फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी जो एनर्जी है वो दो पार्ट में यूटिलाइज होगी to just emit the photoelectron from metal surface, right? And remaining energy will be utilized to remove the photoelectron from metal surface. So h nu is equals to work function plus half mv max square, which is the maximum kinetic energy with which photoelectrons are emitted. तो ये हमारा आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया. इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं कि जो h न्यू है ये फाई, हमने बताया कि जो वर्क फंक्शन है इसको हम फाई नॉट या w नॉट या h न्यू नॉट, कई नोटेशंस है इसके, ये वर्क फंक्शन है, या h c बाय लेमडा नॉट, दैट आल्सो वी कैन राइट. आगे जरूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली लिखूंगा. ये हमारे क्या है? वर्क फंक्शन है. दिस इज द वर्क फंक्शन, राइट? ये वर्क फंक्शन है. तो यहां हम लिख सकते हैं h न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, एंड दिस वी कैन राइट, अगर हमें हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर चाहिए, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? h न्यू माइनस फाई या h न्यू नॉट, बिकॉज फाई इज h न्यू नॉट. तो जो भी टर्म्स हमें चाहिए अलग अलग फॉर्मेट हमें यहां से मिल जाएगा. आई होप आप लोग को आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट समझा कि फॉर्मूला कैसे आया, राइट? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है एंटायरली जो हमने समझाया कि when a photon of energy h nu falls on a metal surface, the energy of the photon is absorbed by the electron. जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, वो फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. and used in two ways. दो वेज कौन कौन से बता दिए? एक वर्क फंक्शन, जो minimum amount of energy required to just emit the photoelectron from metal surface is called work function. तो थोड़ी एनर्जी वर्क फंक्शन के फॉर्म में यूज हुई, और हर एक मटेरियल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा. दैट आल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड. एंड रिमेनिंग एनर्जी यूटिलाइज to move the electron with the certain kinetic energy, that is half mv square. तो वही लिखा है, the part of energy is used to overcome the surface barrier and come out the material surface. This part of energy is called work function. उसे हम क्या बोलते हैं? work function. The remaining part of the energy, total क्या था? h nu. h nu में से क्या निकाल दिया? वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट द वर्क फंक्शन बाय फाई नॉट या न्यू नॉट, फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट, दोनों नोटेशंस हैं. देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग द वेलोसिटी v टू द emitted photoelectron, and this is equals to maximum kinetic energy. और maximum kinetic energy हमारा क्या है? हाफ mv max square. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे वही चीजें मैंने लिख दिया, मैं फिर से लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, h nu, दैट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन दैट इज h nu is equals to work function that is phi plus half mv max square, right? यहां से हम लोग लिख सकते हैं h nu, यहां से
हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर वी कैन राइट एज एच न्यू माइनस फाइव, which further we can write h nu minus phi is h nu naught। तो इसका दूसरा फॉर्मेट हम लिख सकते हैं कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू h कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू फ्रीक्वेंसी है, याद रखिए इसके वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं, मैं इतना ही लिख रहा हूं बट बहुत से फॉर्म हो सकते हैं, राइट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज न्यू इज c by lambda, c is the speed of light। तो ये हमारा आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया। अगर आपको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक अनदर वे, विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह रहने वाले हैं, वी विल सी यहाँ वन बाय वन। यस, वी विल मूव ऑन दिस टॉपिक। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत कॉमन सी चीज है, हमें बहुत ना प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, एकदम बेसिक से। मैंने अब भी थोड़ा टाइम पहले बताया था कि हम ये एज्यूम कर लेते कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है, मेटल प्लेट है, और उसके ऊपर सुबह सुबह या रात को लाइट इंसिडेंट हुआ तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। एकदम मॉर्निंग में नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, बट थोड़ा सा जैसे दिन बढ़ा, राइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाता है। इंटेंसिटी मतलब आप समझ रहे हो, तीव्रता लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, ग्लेयर ऑफ लाइट बढ़ रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हाउ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिपेंड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इट इज गिवन कि फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। ये कंसेप्ट आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे तो केस अलग हो जाएगा। फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हैं, फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट increases linearly with intensity of incident light increases। हमने बताया ना कि जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बढ़ेगा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा एक्सिस हो गया किसका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। L लिखा है बट इसको हम इंटेंसिटी यूजुअली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट I है और ये करंट का एक्सिस है I। अच्छा, इसलिए L लिखा है इंटेंसिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज द रीजन दे हैव रिटन एज L। ठीक है, क्यों लिखा है, बिकॉज करंट को तो I से हम लोग रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं ना। तो इंटेंसिटी मान लो L है और करंट I है, I इज द फोटो करंट। तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, तो देयर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। तो यही दिया है, इसमें और आगे कुछ करना नहीं है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि intensity of light is directly proportional to the photoelectric current। तो I, intensity of light is directly proportional to, sorry, L लिखता हूँ या पूरा लिख देता हूँ, intensity of light is directly proportional to the current। करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, राइट। या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, सेम थिंग इज देयर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हम लोग जैसे भी लिखने चाहें लिख सकते हैं। नाउ सेकंड फैक्टर, ये पहला फैक्टर था, पहला फैक्टर। नाउ सेकंड फैक्टर इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये जो लाइट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी क्या रखा था, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कांस्टेंट रखा था। अब यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या कर रहे हैं,
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ऑफ इंसिडेंट लाइट तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो ऑफ कोर्स एट फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर हम इंटेंसिटी फिक्स्ड कर दें, मतलब इंटेंसिटी हम बढ़ा नहीं रहे, इंटेंसिटी वी आर नॉट इंक्रीजिंग, और frequency, the photoelectric current does not depend on the frequency of the incident light. So अगर इंटेंसिटी हमने फिक्स कर दिया तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बिकॉज यहाँ रीजन भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज the photoelectric current simply depend on the number of photoelectrons emitted and in turn on the number of photons incident and not on the energy of photon. ठीक है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होगा, राइट। सो इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन इट, तो वही लिखा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक ही चीज के ऊपर, एक ही चीज का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा कि वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू एमिट दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही मतलब है कि उस फ्रीक्वेंसी का लाइट होना चाहिए जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू एमिट हो। उससे ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, there will be no further increase in the photoelectric current। तो हमें frequency does not depend करता है, but वो for certain value, that is the threshold frequency, right। तो ये पार्ट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक। सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग आगे के फैक्टर्स देखेंगे। तो अगला जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो वेरी कॉमन थिंग इज देयर कि पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू तक ही उसका करंट बढ़ेगा। उसके आगे अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे but there no further increase in the current will takes place, that maximum current is called saturation current। उस maximum current को हम क्या बोलते हैं, saturation current। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, ये पोटेंशियल का एक्सिस है, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो ये करंट है, करंट इंक्रीज हो रहा है, बट एक सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होने के बाद, हम पोटेंशियल तो बढ़ा रहे हैं बट करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया। करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब फिक्स्ड हो गया। तो दैट मैक्सिमम करंट जो फिक्स्ड हो गया दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ओके, तो फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट the photoelectric current increases and it is saturated with increase in positive potential applied to the anode. However, the saturation current is same for different frequencies। saturation current जो है वो same होगा for different frequencies। हमने बताया है कि एक fixed frequency है जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू एमिट एंड दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आल्सो, कीप दैट इन माइंड। तो वो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू एमिट, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसके आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। तो सैचुरेशन करंट के लिए वही दिया कि सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इंसिडेंट लाइट्स। व्हेन पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड
and taken below to zero, ये नेगेटिव पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल, ओके, नेगेटिव पोटेंशियल is decreased and taken below to zero, photoelectric current decreases to zero but at different stopping potential for different frequencies. Okay, तो different frequencies के लिए अलग अलग stopping potential होता है, ठीक है, right? Higher the frequency, higher the stopping potential. Frequency ज़्यादा होगी तो stopping potential will be more. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल, ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल, ओके। सो ये भी पार्ट आई होप क्लियर हो गया, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विल मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर वी हैव दिस वन। तो अगला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वहां पोटेंशियल था, अब फ्रीक्वेंसी है। तो यहां ये पोटेंशियल एंड करंट का ये डायग्राम एक्चुअली हमने सेम ले लिया है, बट फ्रीक्वेंसी ठीक है, ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट है। फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट the photoelectric current increases and saturated with increase in positive potential applied to the anode, जो हमारा पिछले वाले पार्ट में था वही हमने लिखा है। Now however the saturation current is same for different frequencies, ये भी पॉइंट सेम है। Now next, when potential is decreased and taken below zero, the photoelectric current decreases to zero. नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? जीरो हो गया, जीरो, बट एट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मोर। नाउ ठीक है, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द व्हाट, सैचुरेशन करंट एंड ऑल, वो पूछा जाएगा आपसे। तो अब हम लोग चल रहे हैं अगले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट वी हैव, अगला फैक्टर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। मैंने बहुत बात किया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको बेटर वे फिर से समझने के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ कि ये मेटल सरफेस है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, ये फोटोन है जो इंसिडेंट हो रहा है hν। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब इंसिडेंट होगा तभी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो इंसिडेंट होता है, एट विच एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी मटेरियल का कभी भी जीरो नहीं हो सकता, that also you have to keep in mind। तो हमने यहां से ग्राफ चालू किया, ये न्यू नॉट है, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल विल इंक्रीज, राइट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे है कि द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वीएस क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी does not pass through the origin, it shows that there is a minimum value of frequency that is called threshold frequency, below which photoelectric emission is not possible. However high is the intensity of incident light may be. It depends on the nature of the metal emitting photoelectrons. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी भी मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो उसका ग्राफ विल नॉट स्टार्ट विद द ओरिजिन। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन या इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू जस्ट एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल surface, that is called threshold frequency। तो threshold frequency हमारा यही है, threshold frequency,
अगर मैं लिखूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे हमें पता है कि वर्क फंक्शन, सिंस वर्क फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नॉट विच इज डब्ल्यू नॉट विच इज एच न्यू नॉट, राइट। तो यहाँ पे न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड न्यू इज सी बाय लेमडा, तो एच सी बाय लेमडा नॉट हो गया। यहाँ न्यू नॉट इज आर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, एंड एच न्यू इज सी बाय लेमडा, तो लेमडा नॉट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, it is inversely proportional to wavelength या wavelength is inversely proportional to frequency। तो यहाँ हमने डेफिनेशन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए हमने वर्ड यूज किया है मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या वर्ड यूज किया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। वी कैन राइट मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे, लेमडा नॉट की बात करेंगे, ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो यहाँ मिनिमम के जगह वर्ड कौन सा आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो आई होप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट पूरा आप लोग को समझा है, एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन यू कैन टेक, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी, इससे रिलेटेड डिस्कशन हम कर चुके हैं, बट वंस अगेन वी विल सी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या क्या लॉज है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 1 to 1, that is for every photon of suitable frequency 1 electron is emitted। जैसे ये मेटल प्लेट है, अगर मैं बात करूं ये मेटल प्लेट है, तो मेटल प्लेट के ऊपर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ एक फोटोन इंसिडेंट हुआ तो एक फोटोन के थ्रू एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, राइट। ये एच न्यू है, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, राइट। तो 1 to 1 है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर अ गिवन सब्सटेंसेस there is a minimum value of frequency of incident light called the threshold frequency, below which threshold frequency से अगर कम frequency होगी जो incident photon है उसका, तो no emission of photoelectrons will takes place, right। तो minimum जो है ना, minimum, उसीलिए तो threshold frequency हम लोग बोलते हैं ना कि minimum amount of frequency required to just emit the photoelectron from मेटल सरफेस, दैट उस एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होगा तभी फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, अनदर वे नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कि फॉर अ गिवन सब्सटेंस there is a minimum amount of frequency of incident light called the threshold frequency, below which no photoelectric emission is possible, however the intensity of incident light may be। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब जैसे ये फोटोन इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन विल एमिट इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका जो टाइम लैग होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड का होता है, 10⁻⁸ सेकेंड, तो इट इज वेरी स्मॉल। तो process of photoelectric emission is instantaneous, that is as soon as the photoelectron of suitable frequency falls on the substance it emits the photoelectrons। तो इसका टाइम लैग कितना है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, 10⁻⁵ सेकेंड, ठीक है। टाइम लैग को हम लोग लेटेंसी भी बोलते हैं, तो लेटेंसी, टाइम लैग कुछ भी चल जाएगा, बट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। Now next, number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of
इंसिडेंट लाइट। इसका ग्राफ भी हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड मोर एंड मोर, राइट? सो which is and the frequency must be above the threshold frequency। तो इंसिडेंट लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होना चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तो photo electrons will be emitted। Now next is maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency provided the frequency is above the threshold frequency। हाँ वही है ना रिलेशन हमने पढ़ा है ना, एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस, या फाई नॉट के जगह मैं एच न्यू नॉट कर देता हूँ, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर चाहिए तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट करना पड़ेगा, तो आई कैन राइट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर विल बी, एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो हम कॉमन सी बात कर रहे हैं, अगर न्यू नॉट जो है ये छोटा होगा, इट विल बी स्मॉलर देन न्यू, तब भी तो हाफ एम वी स्क्वायर मिलेगा ना, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ये सपोज न्यू नॉट हमारा बड़ा हो गया एज कंपेयर टू एच न्यू तो नेगेटिव हो जाएगा ये, एंड नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, कीप दैट इन माइंड। ओके, तो ये यही है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to the frequency provided that the frequency is above the threshold frequency. Now the maximum kinetic energy of the photoelectron is independent of the intensity of, तो ये intensity के ऊपर depend नहीं करता, keep that in mind। जो maximum kinetic energy of photoelectron है it is independent on the intensity of the incident लाइट, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ऑलरेडी, हम लोग ये पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो यस, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये बार बार वही चीजें हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये मेटल सरफेस है, कंसेप्ट अब सबका एक ही है, मेटल सरफेस है, इसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज एच न्यू, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो इसका वर्क फंक्शन इज फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट, एंड इट इज एमिटिंग विद द सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, राइट। तो हमें ओवरऑल मिलता है हर बार के एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। फाइन, यस, ये कम से कम मैं 5-6 बार लिख चुका हूँ, बट आई होप आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एच न्यू माइनस फाई नॉट, और फाई नॉट क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, अगर हमने एच कॉमन ले लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट, इट इज हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, राइट। तो यही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कंडीशन है, अब भी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। अगर न्यू जो है ये टर्म ये लेस देन न्यू नॉट है तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव मिला, which is not possible at all, तो no emission of photoelectrons will takes place। So if nu is less than nu naught, then half mv square is negative, which is not possible। Since one photon emits one electron, 1 to 1 अभी बात किया था हमने, so the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light। क्योंकि जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्यों बढ़ता है, बिकॉज फोटॉन्स का नंबर ज्यादा बढ़ता है, और फोटॉन्स का नंबर ज्यादा बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होंगे वो ज्यादा होंगे, तो इट इज ऑन बिहाफ ऑफ दैट वन। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी हम बता चुके हैं।
एंड डिले टाइम। हमने बताया कि एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, जैसे ये फोटोन इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली विल एमिटेड। एंड इसका जो डिले टाइम है वो, या लैग टाइम है, या लेटेंसी, तीनों वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड। तो इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, दैट सिंपली वी कैन सी। तो ये रहा एंटायर पार्ट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑलरेडी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो आई होप आप लोगों को मैंने इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया। सिर्फ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का जो पार्ट है वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट है टोटली। तो उसी से एक्चुअली हम लोग वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, जिसका फाइनल फार्मूला आया था V is equals to, sorry, wavelength of an electron, that is lambda is equals to 12.27 upon root of V naught। एक्चुअली हमने दो फार्मूला पढ़ा था, इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2MEV। V जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और यहाँ 2ME भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे V naught is the stopping potential, V naught is the potential। और ये जो टर्म आएगा ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। कहीं कहीं आपको ये फार्मूला 1.227 अपॉन रूट ऑफ V नॉट मिलता है, जो सॉरी ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया ना, तो 12.27 अपॉन रूट ऑफ V नॉट, इतना ही है, बिकॉज बाकी का हमने टोटल लिख दिया है। तो ये एंगस्ट्रॉम में है। अगर ये हम लोग को कभी कभी ये फार्मूला ऐसे भी मिलेगा 1.227 अपॉन रूट ऑफ V नॉट यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इन टर्म्स ऑफ NM नाउ विल गेट, नैनोमीटर में आया तो ये फार्मूला, और एंगस्ट्रॉम में आया तो ये फार्मूला, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो हमने ये चैप्टर खत्म किया। आई होप आप लोग को ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आया होगा। इसका नोट्स का PDF मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।